अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज के इस वीडियो के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप ट्रेंड्स को स्टडी करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ताकि फिर फर्दर जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल को बेसिकली चार जो ब्लॉक्स हैं उनमें उसको डिवाइड करते हैं, हिस्से बनाते हैं उसके चार। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक एंड फिर एफ ब्लॉक। तो अगर बताया जाए कि वेयर इज एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक जो है वो ये वाला हिस्सा होता है जहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं 1A और 2A के, ये जो है वो ताल्लुक रखते हैं एस ब्लॉक से, जहां पर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो होता है इन एस ऑर्बिटल। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद बारी आती है पी ऑर्बिटल की, जो कि हमारा मेन कंसर्न है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं फ्रॉम बोरॉन टू नियॉन, ये जो पूरी आपको ब्लॉक नजर आ रहा है ये कहलाता है पी ब्लॉक, जहां पर आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है पी ऑर्बिटल के अंदर। और इसी तरीके से फिर आता है हमारे पास डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर इसका मतलब हो गया कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होगा और आखिरी ये जो दोनों सीरीज होती है हमारे पास ये होती हैं एफ ब्लॉक के लिए। ठीक है, और हमारा जो बेसिकली डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है दिस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम बोरॉन और फिर ये जा रहे हैं आखिरी नोबल गैसेस के नियॉन तक। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक आपके सामने है। अगर हम बताएं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तीन पी ऑर्बिटल्स में, यानी कि पी एक्स में हो सकता है, पी वाई में हो सकता है, पी जेड में हो सकता है। और क्योंकि हमें पता है कि पी सब शेल्स जो है वो तीन है, जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि जो पी का एक्स ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के वाई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के जेड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये एकोमोडेट कर सकता है। इसी वजह से देर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 1 2 3 टोटल कितने हो गए, ये हो गए 6 ब्लॉक्स। और इन सब में, इन सब के सब जो है इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है पी ऑर्बिटल में। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम बोरॉन की बात करें, तो बोरॉन का जो बनता है, बोरॉन का ताल्लुक किससे है? बोरॉन का ताल्लुक है ग्रुप 3A से। ठीक है, अगर हम इसके ग्रुप की बात करें तो इसका ताल्लुक है ग्रुप 3A से। और ये जो ग्रुप 3A बोरॉन है, बेसिकली इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाई जाए तो ये होता है 1s2 और फिर आता है 2s2 और फाइनली हमारे पास आता है 2p1। ठीक है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप देखेंगे यहाँ पर 3 आपको नजर आएंगे। तो देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का ताल्लुक है ग्रुप 4A से। कार्बन का ताल्लुक ग्रुप 4A से है। और अगर इसको पूरा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद यहां पर कितनी हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाएगी 4। ठीक है, फिर नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का ताल्लुक है ग्रुप 5A से और ग्रुप 5A में हो जाएगा 1s2 2s2 और फिर इसी तरीके से आ जाएगा 2p3। 2p3 का मतलब हो गया यहाँ पे टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी वजह से इसका ताल्लुक ग्रुप 5A से है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बताती है उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, तो 5वां ग्रुप आ गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप 6A से है। 6A में आ गए 1s2 और 2s2 और फिर हो जाएगा 2p4। ठीक है, 2p4 का मतलब हो गया आखिर में कितने आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका ताल्लुक ग्रुप 6A से होगा। और फाइनली जो हमारे हेलोजेंस हैं, जिसमें फ्लोरीन की एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो ग्रुप 7A से ताल्लुक है। 7A का मतलब हो गया 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p5। 2p5 का मतलब हो गया टोटल यहाँ पर कितने? टोटल यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर एक के अंदर आप देखो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो दाखिल हो रहा है पी ऑर्बिटल में। दैट्स व्हाई दे आर इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल एक मैजिकल टेबल है, मतलब जिस तरीके से इसको बनाया गया और जो अरेंजमेंट की गई बहुत फायदेमंद है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में। ग्रुप ट्रेंड्स बेसिकली क्या होते हैं? जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और उनकी अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो कभी कभार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल सेम हो सकते हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने में एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने सारे के सारे आपको बताए कि वो पी ऑर्बिटल में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है और इसकी वजह से उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं
डिफरेंट एलिमेंट्स वो डिफरेंट शो कर सकते हैं, जिन्हें ग्रुप ट्रेंड्स कहते हैं। तो वन बाय वन हमें उस प्रॉपर्टी को समझना है कि वो किस तरीके से वेरी कर रही है इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर एटॉमिक रेडियाई की। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई का मतलब मोर देन वन रेडियस को रेडियाई कहते हैं। तो एटम का जो रेडियस होता है बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, इफ वी मूव डाउन द ग्रुप, तो हम देखते हैं पी ब्लॉक में एक एडिशनल शेल होता है। तो अगर शेल एडिशनल होता चला जाता है, जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो एक बात कंफर्म हो गई कि जैसे जैसे हम पी ब्लॉक में डाउन जाते रहेंगे वैसे वैसे एक एडिशनल शेल आएगा, और जब शेल आएगा तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर हम बोरॉन पे देख रहे हैं तो बोरॉन से नीचे जाएंगे, एडिशनल शेल आएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, फिर हम गैलियम पर आ गए, गैलियम के बाद इंडियम पर आ गए। तो नतीजे में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं आप देख सकते हो कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम चलते हैं राइट साइड पर तो जो रेडियस होता है वो कम होता रहता है। इस तरफ जा रहे हैं तो रेडियस क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जो ऑर्बिट है वो ऐड नहीं हो रहा है, एडिशनल ऑर्बिट ऐड नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो अपने आप जो एटम का साइज है वो छोटे से छोटा होता रहेगा। और अगर एडिशनल आता चला जा रहा है कोई भी एक ऑर्बिट, तो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ जाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता रहेगा। तो एटॉमिक रेडियाई का यही ट्रेंड है, आपने याद रखना है कि वो इस तरीके से डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और लेफ्ट साइड पर आते आते इंक्रीज होता है, राइट साइड पे जाते जाते डिक्रीज हो जाता है। दूसरा आयनिक रेडियाई। देखो आयन कब बनता है, आयन के बारे में मालूम है कि अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या लॉस कर ले तो नतीजे में वो आयन बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, और अगर वो लॉस करता है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, नॉन मेटल्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसमें दोनों टाइप के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने से कोई शेल कम भी हो सकता है। तो शेल कम होगा तो ऐसी सूरत में जो एटम का साइज है वो ज्यादा होगा लेकिन आयन का साइज छोटा होगा। सही है। और अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लें तो नतीजे में क्या हो सकता है कि शेल बढ़ सकते हैं, एटॉमिक रेडियस कम होगा और आयनिक रेडियस बढ़ सकता है। समझ रहे हो ना, एटम तो छोटा है लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्बिट एक्स्ट्रा शेल के आने की वजह से आयनिक रेडियस ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो एक बात तो आपने जहन में रख लेनी है कि आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है जी। तो लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो आयनिक रेडियाई है वो डिपेंड कर रहा है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर। ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जो है वो हर एक ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ रहा है। जब एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है तो एक्चुअली देखा जाए तो आयनिक रेडियाई भी जो पैटर्न है उसके मुताबिक वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम फिगर में देखेंगे तो आप देखोगे जनरली इस तरफ जाते जाते अगर हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो जो पॉजिटिव आयन्स हैं इस तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, और ये जो है वो नेगेटिव आयन्स हैं इस तरफ जाते जाते। तो जो ट्रेंड्स आपको नजर आएगा आयनिक रेडियाई में, इस तरीके से आयनिक रेडियाई तो इंक्रीज ही हो रहा है और इस तरफ जाने पे आयनिक रेडियाई डिक्रीज ही हो रहा है, जैसा कि उसमें हो रहा था एटॉमिक रेडियाई में। तो आप एक का पैटर्न याद रखो, दूसरे का अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी आती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये एक टेंडेंसी है एटम की जिसके जरिए वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हासिल करता है। ये एक सलाहियत है, ये एक टेंडेंसी है और ये खुसूसियत जो है वो इनवर्सली डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस पर। जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता चला जाता है उतनी ही जो ये सलाहियत है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसमें कमी आती रहती है। अगर हम देखें टेबल के लेफ्ट पर तो टेबल के लेफ्ट पे आपको नजर आएगा बोरॉन। अच्छा, जितने भी लेफ्ट साइड वाले हैं वो जो वैलेंस शेल होते हैं वो हाफ फुल होते हैं, यानी कि जो उनकी एक्चुअल जगह है, जो उसकी कैपेसिटी है उसके लिहाज से आधे से कम भरे हुए होते हैं। जब आधे से कम भरे हुए होते हैं यानी कि वो मेटल्स होते हैं बेसिकली, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। समझ रहे हो बात, कम भरे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, तो अपने आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। उनमें अट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं है, उनमें लूज करने की सलाहियत ज्यादा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आप देखेंगे टेबल के लेफ्ट पर तो वो आपको कम मिलेगी
मेटल्स में ना। और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते रहेंगे तो वो सलाहियत बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो एटम्स हैं वो ज्यादा भरे हुए होते हैं, आधे से ज्यादा भरे हुए होते हैं। जब आधे से ज्यादा भरे हुए होते हैं तो वो कोशिश करते हैं अपने स्टेबल स्टेट में आने के लिए, ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने के लिए, कि वो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लें। तो उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत ज्यादा होती है, जिसे हम कह रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई हो जाती है। जबकि अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ आए तो हम देखेंगे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया एटॉमिक रेडियस बढ़ता रहता है, तो जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, गेन करना मुश्किल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। आप याद रखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेसिकली वो इनवर्सली डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस तरीके से आप जो है ना इसको याद रख सकते हो इजीली। चौथी खुसूसियत आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, उधर गेन करना था, यहां आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम गैसियस एटम। उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये आयनाइजेशन एनर्जी के जरिए भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, और अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये डिक्रीज होती रहती है नीचे की तरफ जाते जाते, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो इनवर्सली डिपेंड कर रही है एटॉमिक साइज पे। ठीक है, एटॉमिक साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। सही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि जितना एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, रिमूव करना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होने का मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हमें कम चाहिए। बात समझ गए? जितना ज्यादा दूर होता रहेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना उसको रिमूव करना आसान है। आसान का मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। और एक और बड़ी अहम बात है जिसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? एक बात तो हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो फिर उसको तो जाहिर सी बात है कि निकलना मुश्किल होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करते हैं। अब न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स उन्हें रिपेल कर रहे हैं। नतीजे में जो अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो जाती है, उस पर काबू पा लिया जाता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकलना आसान होता है। और आसान होने का मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज के लिहाज से डिपेंड करेगा। एटॉमिक साइज बढ़ता रहेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता रहेगा। ठीक है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो। नंबर 5 इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या उसे हम कहते हैं उसका मेटालिक कैरेक्टर। अब याद रखो मेटल का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो क्या है, किसी भी एटम की वो सलाहियत जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और यही वो टेंडेंसी है जो डिसाइड करती है मेटालिक कैरेक्टर को। जितनी ज्यादा ये सलाहियत होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उतना ही ज्यादा एलिमेंट में मेटालिक कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है, मेटल्स कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितनी उनमें ये रिमूव करने की सलाहियत है उतना ही मेटालिक कैरेक्टर होगा। और इस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब मेटल होने की सलाहियत। और ये जो मेटालिक कैरेक्टर है बेसिकली ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर जितना नीचे की तरफ जाएंगे वो इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते रहेंगे ये कम होगा। वो तो आप याद भी रख सकते हो, इस तरफ जो है वो आपको मेटल्स नजर आ रहे हैं, इस तरफ जाते जाते मेटलॉइड्स हो जाते हैं, और बिल्कुल राइट साइड पे जाके नॉन मेटल्स हैं जो कि नोबल गैसेस हैं। जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि सारी की सारी बात यह है कि जो सबसे जो आप कह लो कि मोस्ट मेटेलिक नेचर है वो यहां पर हो गया, टाइटेनियम हो गया, लेड हो गया, ये सब हो गए जो कि बिल्कुल डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है बेसिकली वो डाउन दी ग्रुप बढ़ती है। जैसा कि बाकी जो हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, वो क्या हो रहा था, वो कम हो रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और राइट साइड पर जाते जाते क्योंकि मेटलॉइड्स आ रहे हैं, नॉन मेटल्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये क्या होती रहती है, ये होती रहती है कम। ठीक है जी। और छठी प्रॉपर्टी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी। कोई रेगुलर नहीं है इसकी, लेकिन ये कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज होता रहता है डाउन दी ग्रुप। आप समझ लेंगे थोड़ा बहुत इंक्रीज होता रहता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। एक्चुअली बात यह कि नीचे आते आते एटॉमिक मास बढ़ता रहता है। एटॉमिक मास बढ़ता रहेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बढ़ती रहेंगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती रहेंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा।
लेकिन आप देख सकते हो कि एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो हो रहे होते हैं। मेटल्स के लिए अलग है, मेटलॉइड्स के लिए अलग है, और ये जो मोनो एटॉमिक गैसेज है इनके लिए डिफरेंट है। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है, इसको बात आपने याद रखना है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को। बेसिकली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो इनर एटॉमिक फोर्सेस पे भी डिपेंड करती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करती हैं, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक रेगुलर आप नहीं कह सकते कि ट्रेंड पाया जाता है अबाउट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये हो गए 6 ट्रेंड जो कि हमें डिस्कस करने थे, और इन सबको एक ही साथ अगर हम समराइज करें तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आयनाइजेशन पोटेंशियल इस तरफ जाते जाते बढ़ रहा था, ये रहा। एटॉमिक रेडियस नीचे जाते जाते बढ़ रहा है, तो फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती रहती है, और एटॉमिक रेडियस ऐसे भी डिक्रीज होता रहता है। मोस्ट मेटेलिक करेक्टर ये वाला है, क्योंकि बताया था ऐसे जाते जाते नॉन मेटल होते रहते हैं, ऐसे आते आते मेटल्स की तरफ आते चले जाएंगे, और मोस्ट मेटेलिक जो होगा वो डाउन दी ग्रुप होता है, जो कि नीचे होता है। ये हर एक के अंदर फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली कौन कौन डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल देखा जाए तो वो भी ऊपर की तरफ ग्रुप में अगर हम बताएं तो ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। ये वही खुसूसियत है। और एटॉमिक रेडियस अगर नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो याद रखो कि आयनिक रेडियस भी नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। एक ही फिगर जहन में रखो और इंशाल्लाह इस बात को आप समझ जाओगे। कोई परेशानी है तो बिल्कुल बताना और लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।